नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट दी सिंपैथेटिक सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी और सिंपैथेटिक सिस्टम का जो भी फंक्शनैलिटी होती है आपकी बॉडी में, उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन देती है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को मिमिक करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम की जो ड्रग्स है, इन्हें दूसरे नाम से भी बोला जाता है जो रहता है एड्रीनर्जिक ड्रग्स बिकॉज दे मिमिक द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम मतलब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले जो ड्रग की क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से उनका केमिकल स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी सिंपैथेटिक सिस्टम होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो भी हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम होगा वहां पे एक मेजर न्यूक्लियस होता है। जो भी उनकी ड्रग्स होगी वहां पे एक मेजर न्यूक्लियस होगा, उसका नाम रहता है कैटिकोल न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? कैटिकोल न्यूक्लियस। तो हमारे पास इस न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होती है। सबसे पहली हो गई कि वो ड्रग्स जिनके पास कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन्हें हम कैटिकोल अमीन बोलते हैं। जो कैटिकोल अमीन की क्लास में आ जाती है वो है हमारे पास डोपामिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। प्रीवियस वीडियो में हमने इनकी सिंथेसिस से रिलेटेड सारी चीजें इन डिटेल यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, डिस्कस आउट कर ली थी। अब इस वीडियो में हमने इनके बारे में ड्रग्स के रिलेटेड एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर ड्रग्स के रिलेटेड एक्शन को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक तो हो गए कि जो आपके पास कैटिकल न्यूक्लियस जिनमें प्रेजेंट है, ऐसे भी ड्रग्स है जिनमें कैटिकल न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, कैटिकल न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। वो ड्रग्स आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है यहाँ पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास फिनाइलिफिरीन। कौन सी आ गई? फिनाइलिफिरीन। इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी पहले आप ड्रग्स के बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट आ गई आपके पास क्लोनिडीन। क्लोनिडीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास साल ब्यूटामोल। बहुत बार आपने सुना भी होगा साल ब्यूटामोल, साल ब्यूटामोल। एंड एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है जाइलोमेटाजोलिन। जाइलोमेटाजोलिन, जो कि आपने नॉर्मली यूज भी करी होगी एज एन नेजल स्प्रे की तरह भी यूज करते हैं, बिकॉज जो हमारी नेजल म्यूकोसा है वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है नोज ब्लॉक के दौरान, तो उसमें हम ऑट्रिविन का यूज करते हैं। ऑट्रिविन नेजल स्प्रे में आपके पास जाइलोमेथाजोलिन या फिर ऑक्सीमेथाजोलिन प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम फर्दर बात करें कि यहाँ पे इनके एक्शन के बेसिस पे करनी है, किसके बेसिस पे करनी है? ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्शन, बेसिस ऑफ एक्शन की एक्शन किस तरीके से होगा उनका, तो उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये आपका पूरा न्यूरोट्रांसमिटिक सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? डायरेक्ट एक्टिंग, नॉन डायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या मिक्स्ड। मतलब डायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होगी जो सीधा ही रिसेप्टर अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके एक एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी? एगोनिस्ट एक्शन इसलिए बिकॉज वी हैव द सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अगर बात करें इनडायरेक्ट एक्शन की, तो इनडायरेक्ट एक्शन में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रीअपटेकर्स होते हैं, उनको इनिबिट करेगी। फॉर एग्जांपल कोकेन, या फिर ये जो नॉन एड्रेनलिन है, इसके डिस्प्लेसमेंट की काम होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उनके बेसिस पे वो आ जाएगी आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट पे, किसके बात करते हैं अब हम? डायरेक्ट एक्टिंग पे। तो डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे पहले तो जितनी भी आपकी कैटिकोलामीन्स हो गई वो हो गई। डायरेक्ट एक्टिंग में आपकी कैटिकोल, नॉन कैटिकोलामीन्स और कैटिकोलामीन्स दोनों हो गए, जिनमें कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और नहीं भी प्रेजेंट है। सेकेंड में आपके पास हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग। कौन सी हो गई आपके पास? इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन सी आ जाती है, इनको ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहली होगी जो रीअपटेक को इनिबिट करेगी। किसको इनिबिट करेगी? रीअपटेक इनिबिटर्स।
मतलब कि नॉन एड्रेनलिन या फिर एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट किया जाएगा यहाँ पे, ताकि नॉन एड्रेनलिन या फिर कोई भी आपका कैटेकोलामीन है वो ज्यादा देर तक आपके कहाँ पे प्रेजेंट हो, वो ज्यादा आपके यहाँ जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, आपके साइनेप्टिक एरिया पे या फिर रिसेप्टर पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेप्टर पे ज्यादा देर तक प्रेजेंट हो, इसलिए वो हो गया आपके रीअपटेक इनहिबिटर्स। दूसरे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो गया कि दूसरे हो गए जो बाय डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेंगे, मतलब नॉन एड्रेनलिन या फिर कोई भी आपका कैटेकोलामीन है उसकी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, एक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो आपके रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, कौन से हो गए आपके रीअपटेक इनहिबिटर्स। रीअपटेक इनहिबिटर में आपके पास एक इंपॉर्टेंट आ जाती है कोकेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोकेन, ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट में एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एम्फेटामिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। अगर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गई, एक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी कि एक्शन किस तरीके का है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और एक और होता है एक्शन जो होगा आपका मिक्स्ड एक्शन। किस तरीके का एक्शन होगा आपके पास यहाँ पे, मिक्स्ड एक्शन होगा। मिक्स्ड एक्शन का मतलब है कि वो डायरेक्टली रिसेप्टर पे भी एक्शन दे सकती है और साथ के साथ आपके किस में काम कर सकती है, रीअपटेक को इनहिबिट कर सकती है या डिस्प्लेसमेंट कर सकती है। तो उनमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है एफेड्रिन, और इसका एक और एनालॉग रहता है या फिर एक इसका ही पार्ट है वो है स्यूडोएफेड्रिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गई। अब जो सिंपैथोमाइमेटिक्स की क्लासिफिकेशन है, जो ये वाली अब क्लासिफिकेशन आपको करवाऊंगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेराप्यूटिक यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस मतलब थेराप्यूटिक यूज के बेसिस पे हम ड्रग की क्लासिफिकेशन यहाँ पे अब करेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी, सबसे पहली क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि जो ड्रग्स को हम एज ए कार्डियक स्टिमुलेंट यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग देम एज एन कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है। कार्डियक स्टिमुलेंट ड्रग कौन सी हो गई आपके पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्डियक स्टिमुलेंट। क्यों कार्डियक स्टिमुलेंट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो भी आपकी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हुई वो सारी ड्रग्स क्या कर रही है आपके पास यहाँ पे टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर रही है, बिकॉज वी हैव एन सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन एंड सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन इज ऑफ टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करने के कारण हमारे पास वो एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट यूज होती है। तो उनके पास हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, फर्स्ट एड से याद रखना है आपने। किससे याद रखना है, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से आप याद रखोगे यहाँ पे ए से एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, डी से डोपामीन, एड्रेनलिन, डोपामीन, साथ के साथ हो गई आपकी आइसोप्रेनालिन, आई से आइसोप्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके पास यहाँ पे डोब्यूटामीन। कौन सी हो गई हमारे पास, डोब्यूटामीन, ठीक है। तो डोब्यूटामीन क्या है, अगर किसी को नहीं पता, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है, तो जो हमारे पास एक्सोजीनस कैटेकोलामीन्स होते हैं उनमें से एक है आपके पास डोब्यूटामीन। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास कार्डियक स्टिमुलेंट की तरह कौन सी यूज हो रही है। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड में हमारे पास है कि जो एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं हम, एज अ ब्रोंकोडायलेटर, और किसके में ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, एज एन अस्थमेटिक एजेंट, एंटी अस्थमेटिक एजेंट, ठीक है, अस्थमा की ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि अस्थमा की ट्रीटमेंट में हमें ब्रोंकोडायलेटर्स ही चाहिए, सिर्फ अस्थमा नहीं, सीओपीडी के भी ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। इनमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पे आ जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स में, तो उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है हमारे पास सालब्यूटामोल। मैंने आपको बोला था सालब्यूटामोल बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और सालब्यूटामोल की अगर हम बात करें तो एक नॉन कैटेकोलामीन है। क्या है, नॉन कैटेकोलामीन। अगर इसके दूसरे नेम से बात करें तो एल्ब्यूट्रॉल से भी इसको जाना जाता है। और कौन कौन सी ड्रग्स होगी आपके पास यहाँ पे, जो भी आपकी ड्रग्स होगी जिनके पीछे ओल लगा होगा, ज्यादातर के पीछे ओ एल लगा होगा। जैसे हमारे पास एक ड्रग है फॉर्मेट्रोल, फॉर्मेटेरॉल, ठीक है, फॉर्मेट्रोल भी यूज होती है, और सालमेट्रोल भी एज अ ब्रोंकोडायलेटर, सालमेट्रोल एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास यहाँ पे टर्ब्यूटलिन, टर्ब्यूटलिन भी एज अ क्या यूज
हो रही है यहाँ पे एज एन ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी ड्रग्स हो गई हमारे पास, थर्ड नंबर पे हमारे पास वो ड्रग्स होगी विच कैन बी यूज्ड एज एन सीएनएस स्टिमुलेंट, बिकॉज वी हैव आल्सो हैज एन सिंपैथोमिमेटिक सीएनएस पे स्टिमुलेटिंग एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन होगा, किस तरीके का एक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास, सीएनएस स्टिमुलेटिंग एक्शन। तो स्टिमुलेटिंग एक्शन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, या फिर मैं बात करूँ एम्फीटामिन जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा जो कि इट एक्ट्स बाय डिस्प्लेसमेंट, एम्फीटामिन हो गई, एम्फीटामिन एंड मीथैम्फीटामिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि एज एन सीएनएस स्टिमुलेंट यूज की जा रही है। अगर हम नेक्स्ट बात करें यूजेस पे, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पे कि दे आर यूज्ड एज एन यूटेराइन रिलैक्सेंट, दे आर यूज्ड एज एन यूटेराइन रिलैक्सेंट ड्रग्स, मतलब यूट्राइन को रिलैक्स करने में मदद कर रही है, बिकॉज यूट्राइन रिलैक्सेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो यूट्राइन को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, यूट्राइन रिलैक्सेशन हो रही है। तो उनमें हमारे पास एक तो ड्रग हो गई जो कि एज अ ब्रोंकोडायलेटर भी यूज हो रही है, तो वो होगी आपकी साल्ब्यूटामोल। कौन सी होगी, साल्ब्यूटामोल, या फिर आप इसे बोलो एल्बेट्रोल। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे रेट्रोडीन, इट इज ऑल्सो यूज एज एन यूटेराइन रिलैक्सेंट। और इंपॉर्टेंट ड्रग्स है हमारे पास टर्ब्यूटालिन। कौन सी ड्रग हो गई हमारे पास, टर्ब्यूटालिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है विच आर यूज्ड एज एन यूटेराइन रिलैक्सेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे पास फर्दर और ड्रग्स का यूज होता है इन दी सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, तो वो हमारे पास हो जाते हैं एनोरेक्टिक एजेंट्स। कैसे एजेंट्स हो गए, एनो एनोरेक्टिक एजेंट्स। जिन्हें नहीं पता एनोरेक्टिक एजेंट्स के बारे में, कोई बात नहीं, एनोरेक्टिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपकी में एपिटाइट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। कई इंडिविजुअल्स होते हैं ना कि बस खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, उनका खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे एपिटाइट को बेसिकली जो आपके फीडिंग सेंटर्स है, ठीक है, ब्रेन में जो फीडिंग सेंटर्स है जिनसे आपको भूख लगती है, उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए यूज होते हैं एज एनोरेक्टिक एजेंट्स। एनोरेक्टिक एजेंट्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है साइब्यूटामीन, साइब्यूटामीन, और इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास मेजेंडोल। ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज एज एन एनोरेक्टिक एजेंट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, तो वो हो गया एज एन माइड्रियाटिक एजेंट। कैसे एजेंट्स, एज एन माइड्रियाटिक एजेंट। माइड्रियाटिक एजेंट्स वो एजेंट्स है जो कि आपकी आईज में माइड्रियासिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, माइड्रियासिस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो माइड्रियासिस में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जैसे कि कोकेन हो गया। कोकेन जो कि अगर हमने अभी क्लासिफिकेशन जो पढ़ी, तो कोकेन किस तरीके से एक्ट कर रहा था, रीअपटेक इनिबिशन कर रहा था। किसकी रीअपटेक, नॉन एड्रेनालिन की रीअपटेक की इनिबिशन कर रहा था। साथ के साथ कौन कौन सी ड्रग्स हो गई हमारे पास, फिनाइलिफिरीन का भी कई ज्यादा यूज होता है, फिनाइलिफिरीन का भी कई हद तक यूज होता है, और आपके साथ साथ एफेड्रिन का भी यूज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनके यूजेस से हमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे ध्यान से एकदम पूरे अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है बहुत ही ज्यादा होती है। अब एक और बात करें, अगर हम बात करें कैटेकोलामीन्स की, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे पास कैटेकोलामीन्स है, कौन सी ड्रग्स है हमारे पास यहाँ पे, जो कैटेकोलामीन ड्रग्स है। तो जो कैटेकोलामीन में हमारे पास जिनमें कैटेकोल न्यूक्लियस है, बेसिकली कौन सी हो जाती है आपके पास, डोपामीन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये ड्रग्स हमारे पास हो जाती है। ये सारी ड्रग्स ओरली इनएक्टिव होती है। क्या होती है, ओरली इनएक्टिव नेचर की होती है। अब रीजन क्या है इसका, ओरली इनएक्टिव इसलिए होती है बिकॉज क्या है, हमारे पास जो गट की वॉल है, ठीक है, या फिर जो हमारा गट एरिया है, इंटेस्टाइनल वॉल या लिवर की बात करूं मैं, वहां पे माओ और कॉम्प्ट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि माओ और कॉम्प्ट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, ये रेडिली इन्हें डिग्रेड करते हैं और इनकी डिग्रेडेशन कर देते हैं, कॉम्प्ट कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज एंड माओ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम। इसलिए जो भी आपकी कैटेकोलामीन ड्रग्स होती है, दे आर इनइफेक्टिव। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस केस में इनइफेक्टिव हो गया, अगर हम उन्हें ओरली देते हैं। कैसे देते हैं, अगर हम उन्हें
ओरली देते हैं। अगर हम थोड़ी सी अब जो अभी हमने ड्रग्स पढ़ी उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेकोलामीन्स है सारे, ठीक है, कैटेकोलामीन्स कौन कौन से है, एड्रेनलिन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, एक हो गया आपके पास नॉन एड्रेनलिन। अब इनकी जो एक्टिविटी है, हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की बात करें क्योंकि डोपामिन का जो ज्यादातर एक्शन होगा वो हम सीएनएस में डिस्कस करेंगे जब हम पार्किंसन और भी कई सारी ड्रग्स के बारे में, एंजाइटी के बारे में जब पढ़ेंगे। जो एड्रेनलिन है आपके पास, एड्रेनलिन का जो एक्शन होता है वो सबसे ज्यादा जो एक्शन है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर। एड्रेनलिन इकलौता ऐसा आपके पास कैटेकोलामीन है जिसका अल्फा और बीटा के अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 सब रिसेप्टर्स पे एक अच्छा एक्शन देता है। वहीं पे अगर मैं नॉन एड्रेनलिन की बात करूं तो अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 पे इसका एक इंपॉर्टेंट एगोनिस्ट एक्शन है, और बीटा में अगर बात करें तो सिर्फ बीटा 1 पे एगोनिस्ट एक्शन देगा। क्या देगा, एगोनिस्ट एक्शन, पॉजिटिव मतलब कि वो एक्शन को मिमिक कर रहा है, तो एगोनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास कौन सी ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे, अगर हम फर्दर दूसरी ड्रग्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले आ गई हमारे पास डो ब्यूटामीन। क्या आ गई, डो ब्यूटामीन। डो ब्यूटामीन का जो एक्टिविटी है वो दो ब्यूटामीन सिलेक्टिव, मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे एक्ट करेगी, बीटा 1 पे। और कैसा एक्शन देगी, एगोनिस्ट एक्शन देगी। किस तरीके का एक्शन देगी, एगोनिस्ट एक्शन देगी। फर्दर ड्रग्स की अगर हम बात करें और हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग है आइसोप्रेनालिन। कौन सी ड्रग है, आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन जो हमारे पास ड्रग है ये बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 इन तीनों रिसेप्टर पे इसके पास एक एगोनिस्ट एक्शन देखने को मिलता है। अल्फा रिसेप्टर पे इसकी इतनी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूं राइटोडिन की, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आ जाते हैं हमारे पास राइटोडिन एक ड्रग है, राइटोडिन। ये जो यूटेराइन रिलैक्सेंट है इसका जो सिलेक्टिव एक्शन हमें देखने को मिलता है वो बीटा 2 पे देखने को मिलता है, इसलिए हम यूटेराइन के केस में इस ड्रग को कई बार देते हैं, काफी टाइम पे इस ड्रग का यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है डोप टेस्ट, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एथलीट्स ऐसी कुछ अमाउंट या फिर ऐसे कुछ सब्सटेंसेस ले लेते हैं जिनकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस की एक्टिविटी है, मतलब कि जो उनकी खेलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसमें आपके कौन से आ जाते हैं, एम्फीटामिन। तो एम्फीटामिन का जो यूज है वो होता है आपका डोप टेस्ट में, ठीक है। डोप टेस्टिंग में हम एम्फीटामिन का यूज करते हैं बिकॉज एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी तो स्लीप को कम करेगी, अटेंशन स्पैन बढ़ा देगी, अटेंशन स्पैन बढ़ा देगी जिसके कारण एक इंडिविजुअल अटेंटिव स्टेट में रहेगा। अटेंटिव स्टेट में रहेगा तो मतलब क्या होगा कि वहां पे वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए डोप टेस्ट होता है किसी भी एथलीट का जब भी वो किसी गेम में जाने वाला होता है, ठीक है। अगर हमारे पास और इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे जो एम्फीटामिन की पॉइजनिंग है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें। एम्फीटामिन की पॉइजनिंग, किसकी पॉइजनिंग, एम्फीटामिन, एम्फीटामिन पॉइजनिंग। एम्फीटामिन की पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, एम्फीटामिन की जो पॉइजनिंग है उसको ट्रीट करता है NH4Cl का यूज करके। हम एम्फीटामिन पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, बेसिकली इसे क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। अगर हम बात करें एनोरेटिक एजेंट्स की, तो एनोरेटिक एजेंट्स में हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनोरेटिक एजेंट्स में, एनोरेटिक एजेंट्स में हमारे पास जो ड्रग्स थी उनमें हमारे पास जो एक साइब्यूट्रामीन ड्रग है, कौन सी है, साइब्यूट्रामीन ड्रग। एनोरेक्टिक एजेंट्स हमारे बेसिकली नॉर्मली नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, अपटेक ऑफ नॉन एड्रेनलिन को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो आपकी साइब्यूट्रामीन ड्रग है ऐसी एनोरेक्टिक एजेंट है जो कि 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसे आप सेरोटोनिन बोलते हो, और साथ के साथ नॉन एड्रेनलिन, इन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती है, रीअपटेक इनहिबिटर। तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, और डाइट सप्रेशन में इनका यूज होता है। अगर और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूं, जो हम सिंपैथोमाइमेटिक्स के बारे में अगर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फिनाइलिफिरिन नॉन एड्रेनलिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मदद करती है, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। अल्फा 1 जो भी आपकी अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग है, कौन सी है, अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग, वो बोथ कंडीशंस में यूज होती है। इट इज यूज्ड एज एन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग एंड ऑल्सो एज ए नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। फॉर एग्जाम्पल आपकी कई सारी ड्रग्स हो गई जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फिनाइलिफिरिन क्लास की ड्रग्स हो गई, ये आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हो। नॉर्मल सर्दी जुकाम में आजकल के डेट में फार्मासिस्ट दे सकते हैं इन्हें। अगर हम बात करें यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो जो हमारे पास अगर
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा सुनना ध्यान से, टायरामीन। ठीक है, टायरामीन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। टायरामीन एक इंपॉर्टेंट हमारे पास अमाइनो एसिड है जो कि बेसिकली हमें टायरोसिन से ऑब्टेन होता है। किससे होता है? टायरोसिन से ऑब्टेन। और ये भी एक आपका टायरामीन जो है वो कैटिकोल को रिप्लेस कर कैटिकोलामीन्स को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, कैटिकोलामीन को एक तरीके से मैं बात करूं रिलीज कर सकता है, कैटिकोलामीन की तरह एक्शन दे सकता है। तो हमारे पास जो टायरामीन रिच फूड होते हैं, ठीक है, जैसे चीज हो गया आपके पास, ठीक है, जिन फूड्स में टायरामीन ज्यादा होती है तो वो एड्रेनलिन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब टायरामीन कैन रिप्लेस एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को जो सिनेप्टिक एंडिंग्स है वहां पे रिप्लेस कर सकता है। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन रिप्लेस एड्रेनलिन फ्रॉम द सिनेप्टिक एंडिंग्स। तो वो है आपके पास टायरामीन, क्योंकि इसका कैटेकोलामाइन स्ट्रक्चर के लाइक इसका एक्शन देखने को मिलता है। अगर हम और बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड। किससे? एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड। एस्कॉर्बिक एसिड एक तरीके का कोफैक्टर है जो कि बेसिकली हमें एपिनेफ्रिन बनाने के लिए यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इज एन कोफैक्टर। क्या है? एक तरीके का ये हमारे पास कोफैक्टर है जो कि हमें एपिनेफ्रिन किसको बनाने में मदद करता है? एपिनेफ्रिन बनाने में मदद करता है। सो आई होप आपको यहाँ पे सिंपैथोमाइमेटिक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर आउट हो गई होगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।